Hello everybody. Today I am going to teach you air, water and weather. Chapter number 11 from the textbook I Explore Science. It is a textbook of Cambridge edition. So air is a mixture of gases. Our earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. तो एयर मतलब हवा. हवा एक मिश्रण है. किसका मिश्रण है? तो गैसेस का. जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस से मिलकर क्या बनती है? हमारी एयर बनती है. Our earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. तो जो हमारी अर्थ है, हम मतलब हमारी पृथ्वी है, तो वो सराउंडेड है, मतलब उसके आजू बाजू में क्या है? एक हवा का लेयर है. उस लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फियर. मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. तो जो चलती हुई हवा, बहने वाली हवा है, उसको हम वाइंड बोलते हैं. अ लाइट वाइंड इज कॉल्ड अ ब्रीज. मतलब जो हल्की सी हवा है, जो हल्के हल्के से बहती है, हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज. It causes leaves to rustle, small flags to flap, or even at times causes bushes and small trees to sway. मतलब कि जो बहने वाली हवा होती है, जिसको हम ब्रीज बोलते हैं, उसके क्या कारण क्या होता है? लीव्स रस्टल होते हैं. मतलब जो पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं? फड़फड़ाते हैं. जो हम देखते हैं ना नेचुरली, जैसे पत्तों का हिलना डुलना रहता है, तो उसको रस्टल बोलते हैं. तो वो किससे होता है? ब्रीज के कारण होता है. स्मॉल फ्लैग्स टू फ्लैप. जो फ्लैग्स होते हैं ना, वो ऐसे धीरे 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 ऐसे फ्लैप करते हैं ना, तो वो भी ब्रिज के कारण होते हैं. और इवन टाइम कॉजेस बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज टू स्वे. तो बहुत सारे टाइम क्या होता है? जो बुशेस होते हैं वो स्वे होती है, मतलब वो भी क्या होती है? हिलती डुलती है. अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड इज कॉल्ड गेल. तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइंड होती है उसको गेल बोलते हैं. इट मेक्स वॉकिंग डिफिकल्ट. होल ट्री branches break and tiles from roof of houses are blown away. तो इसके कारण क्या होता है कि हमें चलने में डिफिकल्टी होती है. पूरा जो ट्री होता है वो स्वे होता है, बेंड होता है. ब्रांचेस होती है वो टूट जाती है. जो टाइल्स होते हैं, जो घर के छत के ऊपर की टाइल, अगर किसी का घर पतरे का हो, तो उसके जो रूफ्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? इसके कारण उड़ जाते हैं. इट्स स्ट्रॉन्ग वाइंड गैल के कारण. A very strong wind which can uproot trees and cause damage to building is called a storm. तो storm किसको बोलते हैं? जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइंड होती है, तो उसको स्टॉर्म बोलते हैं. तो उसके कारण क्या हो जाते हैं? ट्रीज अपरूट हो जाते हैं. मतलब वो रूट से ही डायरेक्टली उखड़ कर मतलब वो पूरा ट्री उखड़ जाता है. और उसके साथ ही जो बिल्डिंग्स होती है वो भी डैमेज हो जाती है. When a storm is accompanied by a thunder, तो उसके साथ में थंडर है और रेन भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. What causes the winds to blow? तो अभी क्या रीजन है कि जिसके कारण ये winds blow होते हैं? The heat of the sun heats up the air. Warm air is lighter than cold air, so it rises up, and cool air, which is at the ground level, rushes in and takes its place. This set off an air current causing wind. तो अभी जो हीट होती है सन की, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एयर है हमारी, जो ग्राउंड लेवल पे जो एयर होती है ना, तो वो क्या हो जाती है? हीट होते होने से वो लाइट होती है. और आपको तो पता है जो लाइट चीज होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है. तो अभी ये यहाँ से जो हवा है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये जो स्पेस होता है ना, वो एम्प्टी हो जाता है. तो वो एम्प्टी स्पेस फिल न करने के लिए जो ऊपर से जो ठंडी हवा रहती है वो नीचे की तरफ चली आती है.
तो इनका जो ऐसे जो सर्कुलेशन चलता है ना, गर्म हवा का ऊपर चले जाना, ठंडी हवा का नीचे चले आना, ये जो सर्कुलेशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, वाइंड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो अभी देखो इसमें इसके वर्ड में ही इसकी मीनिंग है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। अभी सी मतलब क्या है, सिंपल है, समुंदर। और लैंड मतलब क्या है, जमीन। तो ड्यूरिंग द डे एंड लैंड गेट वाटर वार्मर फास्टर देन द वाटर। तो अभी दिन में क्या हो जाता है, तो जमीन है, लैंड है, तो वो जल्दी से गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। तो अभी जो यहाँ पे जो जमीन के ऊपर जो एयर है, हवा है, अबोव द लैंड टू बिकम वार्म एंड राइज अप। तो ये देखो यहाँ पे जमीन है, यहाँ की जो हवा होती है इसके कंपैरिजन में यहाँ की हवा ज्यादा गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। The cool air from the sea moves in towards the land and takes its place. This is called sea breeze. तो अभी ये जो है ये सी है, तो यहाँ की जो हवा है वो कैसी है, कोल्ड है। तो अब यहाँ से लैंड की जो हवा है वो गर्म होके अगर ऊपर चली जाती है, तो ये जो एम्प्टी स्पेस होता है इसको कवर करने के लिए जो सी से जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो इसको बोलते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज का मीनिंग है कि जो हवा सी से लैंड की तरफ चली जाती है। तो अभी इसके आंसर्स अगर आपको लिखना है, द कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स इन टूवर्ड द लैंड एंड टेक्स इट्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो नेक्स्ट है लैंड ब्रीज। अभी ये जो सिचुएशन है ना, इसके ही उल्टी सिचुएशन, अपोजिट, यहाँ पे लैंड ब्रीज में है। तो लैंड ब्रीज क्या है, ड्यूरिंग द नाइट द लैंड गेट्स कूलर फास्टर देन वाटर। तो अभी नाइट टाइम पे क्या होता है कि अभी ये जो लैंड है वो क्या होती है, एज कंपेयर टू द सी, यहाँ की हवा ठंडी रहती है, क्योंकि लैंड भी है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। जो पानी होता है उसको ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता है। तो अब क्या होता है, जो दिन की सिचुएशन से उसका उल्टी सिचुएशन नाइट में क्रिएट हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो पानी रहता है तो ये पानी की वजह से यहाँ की हवा कैसी होती है, वार्मर रहती है, और वार्मर हवा ऊपर की तरफ चली जाती है। हाँ, तो अभी लास्ट में आपने देखा, अगर ये ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। तो फिर ये जो यहाँ से हवा है वो यहाँ पे चली आती है। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। द कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स इन टूवर्ड द सी एंड टेक्स इट्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड अ लैंड ब्रीज। तो अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको करने के लिए दिए है, जिसमें आपको 2 बाउल्स लेने हैं, एक बाउल में वाटर लेना है, एक बाउल में सैंड लेना है, उनको 1 आवर तक आपको धूप में रखना है और फिर चेक करना है कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। उसके बाद अगेन वही सेम बाउल को क्या करना है, धूप में रखना, सॉरी, इसको अभी छाँव में रखना है और उसको 1 घंटा छाँव में रखने के बाद फिर चेक करना है कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर। तो वेदर इज अ state of atmosphere of a place at a particular time. It is referred to in relation to heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind and rain. The weather can be hot, cold, dry, windy, rainy और humid। तो वेदर हम उस एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है पर्टिकुलर टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, आज वेदर हीट है, क्लाउडी है, ड्राई है, सनशाइन है, वाइंड है, रेन है। तो वेदर कैन बी हॉट, मतलब वेदर कैसे हो सकता है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ड्राई हो सकता है, वाइंडी हो सकता है, रेनी हो सकता है और ह्यूमिड भी हो सकता है। सन कॉजेस चेंजेस इन वेदर। तो ये सारे वेदर चेंजेस होते हैं, इसका मेन रीजन क्या है, सन। एज यू हैव ऑलरेडी सीन द हीट ऑफ सन कॉजेस वाइंड्स टू ब्लो। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सन है उसके हीट के कारण क्या हो जाता है, वाइंड्स क्रिएट होते हैं। द हीट ऑफ द सन also causes water to change its state। तो हीट के कारण क्या होती है, जो वाटर स्टेट्स होते हैं, आपको सबको पता है वाटर कितने स्टेट्स में होता है, 3 स्टेट्स में। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड स्टेट मीन्स आइस, लिक्विड स्टेट मीन्स वाटर एंड गैसेस स्टेट मीन्स वेपर। सो ये जो स्टेटस होते हैं ना, तो ये भी किसकी वजह से चेंज हो जाते हैं, कि हीट ऑफ द सन। द वाटर ऑन द अर्थ इवापोरेट्स एंड फॉर्म्स
cloud causing rain, storm and snow etc. तो जो ये अर्थ पे जो पानी होता है हमारा वो इवेपोरेट हो जाता है जिसके कारण क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म और स्नोफॉल होते हैं। तो ये सर सब किससे हो जाते हैं? तो बिकॉज ऑफ heat of the sun. All the changes in weather take place because of the sun. तो अभी weather and crops, अभी ये weather के बीच में और crops के बीच में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो क्रॉप्स मतलब जो हम हमारे खेत में उगाते हैं जिसको हम क्रॉप्स बोलते हैं। तो वेदर शुड बी सुटेबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। सडन चेंजेस इन वेदर डैमेज द क्रॉप। तो ये बात तो आपको पता है कि अगर वेदर में कुछ भी चेंजेस हो गए तो अपने ये जो क्रॉप्स होते हैं जो खेती होती है हमारी वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। लैक ऑफ रेन्स एंड लॉन्ग हॉट एंड ड्राई पीरियड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। तो अभी लैक ऑफ रेन मतलब बारिश कम हो गई हो या फिर जो हॉट पीरियड जो लॉन्ग टाइम हो या फिर ड्राई पीरियड मतलब बारिश हुई ही नहीं हो तब क्या हो जाते हैं हमारे क्रॉप जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इफ देयर इज अ स्टॉर्म द फ्रूट फॉल ऑफ। अगर वहां पे स्टॉर्म्स आते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं जो फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं। हेलस्टोन डैमेज द ब्लॉसम। जो हमारे फ्लावरिंग होता है प्लांट्स का तो वो भी क्या हो जाता है मतलब ये फ्लावर्स वगैरह जो गिर जाते हैं। फ्रूट क्रॉप एक्सेट्रा। सो अ सुटेबल वेदर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। मतलब जो हमारी खेती होती है वो पूरे डिपेंडेंट किस पे होती है? वेदर पे डिपेंड होती है। अगर वह अच्छा वेदर ना हो तो हमारी खेती मतलब हमारे क्रॉप्स वगैरह वो अच्छे से नहीं आ सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो ये तो बात आपको सबको पता है। हमारा 3/4 हिस्सा जो है अर्थ का उस पे क्या है? पूरा वाटर ही वाटर है। वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड, लेक, रिवर, सीज, वेल एंड अंडरग्राउंड वाटर। जो हम बोरवेल से लेते हैं ना तो उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो वाटर इज ऑल्सो फाउंड प्रेजेंट इन एयर एज वेल एज वाटर वेपर। तो जो वाटर है हमारा ये सिर्फ पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, सी में, वेल में और अंडरग्राउंड ही नहीं है। तो ये हमारी हवा में है। तो हवा में कौन सी कंडीशन में है? वाटर वेपर की कंडीशन में है। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो आपको सबको पता है, ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से हुआ है। द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो फिजिकल स्टेट है ना वाटर की तो वो किस पे डिपेंड रहता है? टेम्परेचर के। सपोज यू आप अगर है ना जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वाटर की स्टेट आपको कैसे लिखेगी? तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। आप उससे नीचे आओगे तो वहाँ पे कौन सी स्टेट रहेगी? तो ये रहेगी वाटर जो हम जनरली देखते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में। और अगर आप समुंदर की तरफ वगैरह गए हो तो वहाँ पे जो वाटर का कंडीशन रहता है ना तो मोस्ट ऑफली वाटर वेपर्स क्रिएट होते हैं और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना तो वो ऐसे ह्यूमिड ऐसे रहता है। मतलब आपको जहाँ पे ज्यादा ऐसे गर्मी वगैरह फील होती है ना वो उसके कारण होती है। When water is heated, steam or water vapor can be seen rising from it. अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होते हैं? ये वाटर वेपर्स है ना वो क्रिएट हो जाते हैं। It's shown that the water has changed from liquid form to gaseous form. तो ये हम इसको हीट करते हैं तो जो वाटर वेपर क्रिएट होते हैं तो मतलब ये क्या हमें दिखाता है कि ये जो वाटर है इट्स चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू gaseous state. When water is cooled sufficiently, it turns into ice. Ice is a solid form of a water. The next है condensation. So what is meant by condensation? The process of water vapor changing to liquid water is called condensation. तो मतलब water vapor से liquid में जो water की state change होती है तो उसको condensation बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें क्या किया है? waters को boil करना है। जो स्टीम्स आ रही उसके ऊपर तो उसके ऊपर क्या करना है? आपको एक ढक्कन रखना है। और वहां पे वाटर वाटर वेपर से ना वो कलेक्ट हो जाती है और फिर वो जो वाटर वेपर है ना तो उससे स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन की प्रोसेस है। तो नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब पता है आपको? When liquid water is cooled to 0 डिग्री सेल्सियस it changes to a solid form known as ice। मतलब अभी पानी को हमने 0 डिग्री तक कूल किया तो ये जो सॉलिड फॉर्म है जो पानी से बनता है लिक्विड से बनता है उसको हम आइस बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो ये फ्रीजिंग का प्रोसीजर आप भी करते हो समर सीजन में। तो नेक्स्ट वाटर साइकिल।
water cycle that evaporation and condensation take place in nature too. तो अभी ये जो evaporation की प्रोसेस है एंड कंडेंसेशन की प्रोसेस है, तो ये हमारे नेचर में भी होती है, नेचुरली होती है. Water on the surface of river, lake, ponds, oceans get heated up by the heat of the sun and evaporate. तो अभी ये जो लेक्स पॉन्ड ओशियंस में जो पानी रहता है तो वो पानी क्या हो जाता है, एक सन की हीट की वजह से इवेपरेट हो जाता है, मतलब वाटर वेपर क्रिएट होते हैं. और वाटर वेपर क्रिएट होने से वो कहाँ ऊपर की तरफ चले जाते हैं. As the water vapor reaches upper part of atmosphere, it cools down and condenses as a tiny droplet. अब ये ऊपर की तरफ चली जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा और ऐसे टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स में ये क्या हो जाता है, वाटर वेपर कलेक्ट होता है. The water droplet in the cloud further condense to form a bigger drop. तो भी ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना क्लाउड्स के अंदर, तो ये जो क्या होते हैं, पहले टाइनी टाइनी रहते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, बिगर बिगर ड्रॉपलेट्स होते हैं. तो अभी ये बिगर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, विच कम डाउन टू द अर्थ एज रेन. मतलब अभी ये बिगर हो जाएंगे मतलब हैवी हो जाएगी और ये फिर क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं एज अ कंडीशन ऑफ रेन. रेन में फॉर्म होते हैं ये और फिर बारिश होती है. द रेन वाटर अल्टीमेटली फिल्स फोर्स डाउन टू फिल द डिफरेंट वाटर बॉडीज. तो अभी ये जो रेन वाटर है वो क्या करता है, नीचे आके फिर से जो वाटर बॉडीज मतलब लेक पॉन्ड ओशियंस में पानी भर जाता है. दिस साइकिल ऑफ इवेपरेशन कंडेंसेशन एंड subsequent return of water to the surface of the earth is called a water cycle. तो यही जो प्रोसेस है ना, जो रेन की मतलब वाटर जो होता है वो हीट होता है, इवेपरेट होता है, फिर वाटर के कंडेंसेशन होता है, मतलब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्लाउड से वाटर फिर से नीचे आ जाता है वाटर बॉडीज में. इनका जो कंटिन्यूअसली जो साइकिल चलता है ना, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल. तो यहाँ पे देखो आपकी जो ये फिगर है ना, ये फिगर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पे देखो ओशियंस वाटर है, ये ओशियन वाटर क्या होता है, इवेपोरेट्स हो जाता है. इससे क्या फॉर्म होते हैं, क्लाउड फॉर्म होते हैं. क्लाउड्स में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन से भी क्या होता है, रेनफॉल होता है और फिर से ये पानी ओशियन में आ जाता है. ये ओशियन का पानी फिर से इवेपोरेशन से ऊपर, मतलब ये उनका कंटिन्यूअसली साइकिल चलता है. In nature, evaporation and condensation of water causes rain, hail, dew, frost, fog, and snow. When it is cold, the raindrop freeze and turn into ice is called hail. मतलब अभी ये जो कंडेंसेशन होता है उस टाइम पे अगर ज़्यादा कोल्ड होगा टेम्परेचर, तो वो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं तो वो कैसे फ्रीज हो जाते हैं, मतलब उनका आइस में फॉर्म होते हैं. और ये वो जो आइस जो मतलब रेनफॉल जो है ना, आइसी आइसी रेनफॉल होती है ना, तो उसको हेल बोलते हैं. In winter, water vapor condenses on cold objects like leaves, flower, and window window panes. Dew is a form. तो अभी ये जो ड्यू होते हैं वो कैसे फॉर्म हो जाते हैं, मतलब ये जैसे लीव्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं और वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो फ्रीज हो जाते हैं, तो उनको ड्यू बोलते हैं. When it is extremely cold, the dew freezes into tiny white crystal called a frost. तो जो ये टाइनी टाइनी क्रिस्टल्स क्रिएट हो जाते हैं तो उनको फ्रोस्ट बोलते हैं. मतलब जो विंटर में देखते हैं हम ऐसे लीव्स पे वगैरह ऐसे टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट गिरते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, जो अगर ज्यादा ही कोल्ड टेम्परेचर हुआ तो उस वो क्या हो जाते हैं, आइस में फॉर्म हो जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं. इन विंटर वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल एंड फॉर्म्स अ क्लाउड जस्ट अबव द ग्राउंड. दिस इज कॉल्ड अ फॉग. तो अभी विंटर में फॉग्स देखते हैं हम, तो ये फॉग्स क्या होते हैं, तो वाटर वेपर्स होते हैं जो एयर में वो कंडेंसेस ऑन अ डस्ट पार्टिकल्स. तो डस्ट पार्टिकल पे इनका कंडेंसेशन होता है और उससे क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं. और वो क्लाउड जो होते हैं वो ऊपर की तरफ नहीं, तो जस्ट ग्राउंड लेवल के थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फॉग्स बोलते हैं. When the water vapor cools suddenly, it freezes into a tiny, slow flakes.
तो नेक्स्ट है इवेपरेशन, द प्रोसेस बाय विच द वाटर चेंजेस इट्स फिजिकल फॉर्म फ्रॉम liquid into gas is called evaporation. Water gets evaporate because of the heat of sun and from cloud causing a rain. तो evaporation की वजह मतलब ये जो सन है तो सन की वजह से क्या होता है, जो वाटर है इवेपरेट होता है मतलब गैसेस फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ से जो पानी है जो गर्म होने के कारण इसका वाटर वेपर क्रिएट होके वो ऊपर की तरफ चले जाती है और इसके कारण क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और क्लाउड से ही क्या मिलती है, बारिश मिलती है। तो इवेपरेशन टेक प्लेस कॉन्स्टेंटली इन नेचर बट द रेट ऑफ इवेपरेशन इज नॉट ऑलवेज सेम। तो ये जो प्रोसेस है ना ये कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, तो बट इसका जो रेट होता है वो हमेशा सेम नहीं रहता। तो इवेपरेशन का रेट हर वक्त बदलता रहता है। तो कुछ ऐसे जो फैक्टर्स है जो इवेपरेशन के लिए अफेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर है वो हम देखेंगे। जैसे सबसे बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है इवेपरेशन के प्रोसेस के लिए, ये हम देखेंगे। सन की हीट की वजह से क्या हो जाता है कि जो इवेपरेशन का प्रोसेस होता है वो चलता है। तो जो हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर द फास्टर इज द रेट ऑफ इवेपरेशन। तो जो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो इवेपरेशन कैसे रहता है, फास्ट रहता है। तो इवेपरेशन इज फास्टेस्ट व्हेन वाटर इज बॉइलिंग, वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर इन द हॉट सन देन इन द शेड। अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको जो कपड़े सुखाने का, जो हमारे कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना, तो जैसे ये कपड़े सुखाने के लिए क्या होता है, अगर ज्यादा हीट रही, टेम्परेचर ज्यादा रहा तो ये कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उतना ही एज कम्पेयर टू आप लो टेम्परेचर में मतलब हीट ना हो, धूप ना हो, तो ये कपड़े सुखाने के लिए टाइम लगता है। उसी टाइम पे क्या हो जाता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो इवेपरेशन फास्ट होता है और टेम्परेचर कम हो तो इवेपरेशन को टाइम लगता है। Next say wind. Wet clothes will dry faster under a fan, blowing air on them than the clothes which are kept for drying in still air. तो जो कपड़े होते वेट क्लॉथ्स होते तो वो फैन के अंदर होते हैं ना, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। अगर हमने उनको ऐसे ही इधर रख दिया तो वो वैसे सूख नहीं जाते। मतलब अगर जिस रूम में एयर कम हो तो वहां पे कपड़े नहीं सूखते, बट ओपन एरिया में फैन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मतलब जो ये कपड़े से जो वाटर है ना, तो वाटर क्या हो जाता है, इवेपरेट्स हो जाता है, इसलिए हमारे कपड़े सूखते हैं ना। तो यहाँ पे इसलिए एक एग्जांपल ये कपड़ों का दिया है कि इवेपरेशन कैसे हो जाए और कौन सा फैक्टर्स इवेपरेशन के लिए अफेक्ट करता है। तो ये जो वाइंड्स होता है तो वाइंड्स के कारण भी क्या होता है, इवेपरेशन फास्ट होता है। सरफेस एरिया, अब कौन से सरफेस पे आप रख रहे हो। अ वेट क्लॉथ विच इज स्प्रेड आउट विल ड्राई फास्टर देन अ वेट क्लॉथ विच इज फोल्डेड। तो अगर कपड़े को हमने स्प्रेड करके रखा है तो कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। और वैसे ही अगर फोल्डेड कपड़े अगर रखे हो तो उनको सूखने के लिए क्या होता है, टाइम लगता है। बिकॉज वेन द क्लोथ इज स्प्रेड आउट लार्जर एरिया इज एक्सपोज फॉर ड्राइंग। मतलब जैसे देखो हमारा पूरा ओशियन है तो ये बहुत बड़ा सरफेस है ना, तो यहाँ से इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम इतना ही सरफेस अगर होगा और कोई समझो वेल है तो वेल का सरफेस इतना है और ये ओशियन का इतना है, तो सबसे ज्यादा इवापोरेशन कहाँ पे होगा, तो यहाँ से होगा। तो ये जो है सरफेस एंड एरिया इवेपरेशन के लिए अफेक्ट करते हैं। तो चलो फिर आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी इसके एक्सरसाइज है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कंप्लीट सॉल्व करके उसका वीडियो भी आपको सेंड करूंगी। सो thank you guys for watching my video, and just if you are new here so please subscribe to my channel.